चलिए आज हमें स्टार्ट करना है सेंट्रल बैंक, है ना। कल मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना। एकदम से सुनना बेटा। सेंट्रल बैंक क्या है, मैंने आपको बताया था सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। एपेक्स वर्ड का मैंने क्या मतलब बताया था, मैंने बोला था एपेक्स का मतलब होता है अलोन जो टॉप अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक द एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। अब मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन वर्ड का मतलब क्या है, मॉनेटरी का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू मनी, ठीक है ना। तो इकोनॉमी के अंदर बेटा जितना भी पैसों से रिलेटेड मैटर है, मनी से रिलेटेड, वो कौन हैंडल करता है, वो किसके कंट्रोल में है, वो आरबीआई के सेंट्रल बैंक के कंट्रोल, ठीक है ना। तो सेंट्रल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक एक एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स का मतलब एक, कोई दूसरा भी नहीं है, और टॉप अथॉरिटी में बैठा है, ठीक है। तो क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है, गाइड करता है और रेगुलेट करता है। किसको करता है, कंट्रोल, गाइड और रेगुलेट, ठीक है ना बेटा। अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस को, और भी बहुत सारे मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल, गाइड और रेगुलेट करता है इकोनॉमिक, ठीक है ना। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कॉमर्शियल बैंक जो है वो अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस अभी, ठीक है ना, मान लो ये बात। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कॉमर्शियल बैंक्स को कौन कंट्रोल, गाइड और रेगुलेट करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक। तो ये कॉमर्शियल बैंक्स क्या है, कॉमर्शियल बैंक्स के बेटा बच्चे हैं, ठीक है ना। और इनके पापा कौन है, इनके पापा है हमारे सेंट्रल बैंक। समझ में आगे बात, सेंट्रल बैंक इज नथिंग बट द एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स, गाइड्स एंड रेगुलेट्स अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ये मैंने आपको कल भी क्लियर कर दी थी बात। बट अब एक बात और बोलूं तो आपको पता होना चाहिए, इसे लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट चेंज करके, लिखिए इन इंडिया, इन इंडिया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, इज द सेंट्रल बैंक, is the central bank, comma, in USA, federal federal bank, federal bank is the central bank, central bank, ठीक है ना। In China, in China, Republic Bank of China, Republic Bank of China is central bank, is central bank, etc. ठीक है। अब मैंने ये लाइन इसलिए बताई है कि देखो सब जगह सेंट्रल बैंक होते हैं पर उनके नाम अलग अलग है। इंडिया में उसका नाम क्या है, इंडिया में नाम है बेटा सेंट्रल बैंक का आरबीआई, ठीक। बट अगर मैं बात करूँ यूएसए के अंदर, यूएसए में उसका नाम है फेडरल बैंक, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की तो उसका नाम है रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना। तो हमारी बात, तो वही नाम अलग है बट काम सबके सेम है, ठीक। आगे चलते हैं, कहीं डालो मेरे साथ, देखो फंक्शन, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शन पढ़ने, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल, ठीक है। लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। पहले देखो इशूइंग करेंसी, इशूइंग करेंसी, इशूइंग करेंसी। उसके बाद लिखो बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट। उसके बाद लिखो बैंकर्स बैंक, ठीक है। उसके बाद लिखो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। उसके बाद लिखो कस्टोडियन ऑफ, निर्भय है क्लास में, कस्टोडियन ऑफ, हाँ भैया। अरे समीक्षा है क्लास में, देखना
समीक्षा क्लास में कल थे आप क्या? समीक्षा तो करें कौन कौन है कौन कौन नहीं है। समीक्षा आवाज आ रही है? कौन कौन है? अमनदीप बताओ। समीक्षा बेटा आपको आवाज आ रही है? बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है भैया। भैया। हाँ, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। उसके बाद लिखते क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन लिखो। बताओ क्या लिखूं लास्ट वाले फंक्शन में? क्रेडिट क्रिएशन या क्रेडिट कंट्रोल? कंट्रोल। ठीक है ना बेटा, ये सारे फंक्शन आपको पढ़ने हैं, ठीक है? ध्यान से लिस्ट बना लीजिए। ठीक है भाई, लिस्ट बना ली। अब बिल्कुल ये सीक्वेंस फॉलो करते चलेंगे, ठीक है? और सारे के सारे फंक्शन करेंगे, और सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? इसलिए सारे पढ़ने और सारे सिलेबस में लिखो भाई। पहला, फर्स्ट, इशूइंग करेंसी। इशूइंग करेंसी, ठीक है? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक हैज sole authority, sole authority to issue currency, currency in the economy, to issue currency in the economy. First one, we have to change. लिखिए, currency, currency is issued, currency is issued in the economy, in the economy on the basis of, on the basis of minimum, minimum reserve system, minimum reserve system. This one. According to, according to minimum, minimum reserve, minimum reserve system, according to minimum reserve system, to issue, to issue currency, to issue currency worth, worth 200 million, worth
million a reserve of gold, comma, foreign exchange or foreign currency, and government securities and bonds is required. Comma, out of which 115 million 115 million must be of gold. Great point. 1 rupee is issued by government of India. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. Comma, the rest of the denominations are issued by us. ठीक है भाई, लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ या ना जवाब दो जल्दी, फास्ट. हाँ. यस सर. हाँ भैया. आपने एक बात ऑब्जर्व करी, मैंने पूरा जो मैंने ये लिखा है फंक्शन, ये मैंने बुलेट पॉइंट्स में ब्रेक करके लिखा है ना. मेरे पूरे नोट्स ही बुलेट पॉइंट पे चलेंगे. मैं चिट्ठियां लिखूंगा, नहीं पैराग्राफ लिखूंगा, ये सब बुलेट पॉइंट्स में रहेगा. ध्यान रखना, आपको भी ये हैबिट डालनी है. अच्छा, आप ये पूछ सकते हो सर आप बुलेट पॉइंट्स में भी लिखते हो, आप ऐसे ही लिखते हो 1 2 3 4 पॉइंट्स करके. तो बेटा इसलिए नहीं लिखता मैं ऐसा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 6 नंबर में आया हो, मैंने 4 ही पॉइंट लिखे, तो टीचर मेरे को 4 ही नंबर देगा. ठीक है, तो क्वांटिफाई मत करो. आप ये दिखाओ कि हम इसको क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, यानी 1 2 3 करके. हाँ, हमने पॉइंट्स में ब्रेक करके लिखा है, तो इस पे आपको 6 नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं. समझ में आ गई बात? ठीक है, इसलिए आपको बुलेट पॉइंट्स यूज करने, क्वांटिफाई नहीं करना. थोड़ा हार्ड वर्क के साथ हम स्मार्ट वर्क भी करते रहे. अब अगर बात करें बेटा इशूइंग करेंसी फंक्शन, सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन. आपको पता होना चाहिए, आरबीआई एक्ट के अंदर आरबीआई को सरकार ने एक्सक्लूसिव पावर दी है, और किसी के पास कंट्री के अंदर पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है किस चीज की, करेंसी को इशू करने की. अब आप सोचोगे सर ये करेंसी क्या है? करेंसी का मतलब होता है नोट्स. मैंने आपको पहले ही बताया है, जो पेपर होता है, पेपर नोट्स. ठीक है ना, नोट्स को हम क्या बोलते हैं? नोट्स को हम करेंसी बोलते हैं. ठीक है ना, करेंसी. तो बोलेंगे सर आपने एक नहीं लिखा इशूइंग करेंसी एंड कॉइन्स. मैंने इसलिए नहीं लिखा कॉइन्स, क्योंकि कॉइन्स को इशू करने की जो पावर है वो सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास, ना कि आरबीआई के पास. तो आरबीआई इशू नहीं करता. आरबीआई के पास सिर्फ पावर किस चीज की? करेंसी. कॉइन्स कौन इशू करता है? कॉइन्स इशू करती है मेरी गवर्नमेंट. ठीक है ना, इसका भी एक एक्ट है जिसको कॉइनेज एक्ट बोलते हैं. ठीक है ना, ये सब आपको पढ़ना नहीं है. ठीक है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, आपको सिर्फ क्या जानना है कि आरबीआई के पास सोल अथॉरिटी है. किस चीज की सोल अथॉरिटी है? सोल का मतलब सिर्फ अकेली अथॉरिटी. किस चीज की? करेंसी को इशू करने की, पेपर नोट्स को इशू करने की, इकोनॉमिक. ठीक है, अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत बड़ी पावर हो गई है ना. सही में बहुत इंपॉर्टेंट पावर है और बहुत बड़ी पावर है किसके पास? आरबीआई के पास, कि वो क्या इशू कर सकता है? करेंसी इशू कर सकता है इकोनॉमिक. जब इतनी बड़ी पावर है उनके पास, तो करेंसी इशू करें. ठीक है, पूरे दिन करते रहे, गरीबों को बुलाएं, तो इधर आओ, लाइन लगाओ, सबको एक एक लाख रुपए बांट दें, सारी गरीबी दूर कर दें, फिर खत्म हो जाए, फिर दें उनको. मुझे बताओ आरबीआई या सेंट्रल बैंक को
क्या चीज है जो ऐसा करने से रोकती है कि वो अनलिमिटेड करेंसी इशू नहीं कर सकता? पावर तो बहुत बड़ी है कि वो करेंसी इशू कर सकता है, तो अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं इशू कर सकता? करता रहे पूरे दिन बैठा हुआ और बांट दे पूरे इंडिया में, सबको अमीर बना दे, क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन समझे या नहीं समझे? सर उन्हें उतने ही अमाउंट का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है वेरी गुड। क्या मतलब इस बात का? कि वो जितनी भी करेंसी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है हाँ, उतनी ही अमाउंट का रिजर्व वो आरबीआई अपने पास रखता है, अपने पास रखता है। मतलब बैंक में। आरबीआई तो खुद बैंक है, आरबीआई से ऊपर कौन है? बताओ भाई, कौन आंसर कौन कर रहा था, पहले तो बताओ। सर प्रांची। प्रांशी, मेरा क्वेश्चन समझे आप? आपने बिल्कुल ठीक बोला, आंसर बिल्कुल ठीक करा, बट वो पार्शियल आंसर है। बताओ भाई, सुनिए तो। प्रांशी ने बिल्कुल ठीक बोला कि अगर हमें अपने यहाँ करेंसी इशू करनी है तो हमें कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। अब ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या रिजर्व क्या हो रहा है, ये पूरा मैकेनिज्म सामने समझना, ठीक है ना, लेमन लैंग्वेज में। मैं कह रहा हूँ बेटा, एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं मिनिमम मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है? मिनिमम सर रिजर्व। हाँ बेटा। सर हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी जिससे मनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, वो एक रीजन है, बिल्कुल सही, कि सप्लाई ऑफ मनी अगर बढ़ गई तो उससे परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाती है, चांसेस रहते हैं महंगाई आने के। वो बात आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना? बट एक दूसरा मेन रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने पहले बता दिया था वही मेन रीजन है। हम पता है क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है ना? अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहता है कि अगर आपको 200 मिलियन 200 मिलियन वर्थ की करेंसी इशू करनी है, तो इसके अगेंस्ट रिजर्व रखना पड़ेगा। अब ये रिजर्व कहाँ रखना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है ना? किस किस चीज का रिजर्व रखना पड़ेगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड, दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज, तीसरा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स का क्या मतलब है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट की कंपनी से कुछ शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैं, उसको भी आप एज अ रिजर्व रख सकते हो, ठीक है ना? अब आउट ऑफ विच 115 मिलियन मस्ट बी ऑफ गोल्ड। 115 सिर्फ पता है क्यों होना चाहिए गोल्ड? तभी गोल्ड इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? और उसके बाद रिमेनिंग इन दोनों को मिला के आपका कितना हो सकता है? 85 मिलियन हो सकता है, ठीक है? तो कितना हो गया? 200 मिलियन। एटलीस्ट 115 मिलियन मस्ट बी ऑफ गोल्ड। तो वो करेंसी जिनके पास गोल्ड का रिजर्व ज्यादा है और वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करते हैं, जितनी भी कंट्रीज यूएन की मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है, ठीक है, सबको मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। हम ये रिजर्व किसके पास रखवाते हैं? ये हम रखवाते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, प्लस वर्ल्ड बैंक, ये दो इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो यूनाइटेड नेशंस ने फॉर्म करे थे, ठीक है ना? ब्रिटेन, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये दो इंस्टीट्यूशन हमने फॉर्म करे थे, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसके पास हमें रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, तब हम अपनी कंट्री के अंदर इतने वर्थ की करेंसी को इशू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब मुझे क्या बताओ, अब मैं करेंसी इशू करके ऐसी बांटता रहूं, ठीक है ना, तो मेरे पास इतना गोल्ड रिजर्व तो है ही नहीं। और मैं अगर अपने आप करेंसी को इशू करने लगा इकोनॉमी के अंदर, तो हो सकता है हम लोग को यूएन के मेंबरशिप खत्म कर दें हमारी। हम यूएन के मेंबर हैं, क्यों? क्योंकि हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं यूएन के। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। और मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलता है अगर 200 मिलियन वर्थ की करेंसी इशू करनी है तो आपको 115 मिलियन का एटलीस्ट गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास। और रिमेनिंग फॉरेन एक्सचेंज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स का, दैट इज 85 मिलियन, ठीक है? एटलीस्ट गोल्ड, ज्यादा भी हो सकता है, पूरा गोल्ड रखवा दो। और मैंने आपको एटलीस्ट बताया 115 मिलियन मस्ट बी ऑफ गोल्ड, इतना तो गोल्ड होना चाहिए। तो इसलिए बेटा पावर तो है आरबीआई के पास, बट वो रिस्ट्रिक्टेड पावर है। करेंसी तो इशू कर सकती है, पर उसको भी लिमिटेशन है। किस चीज की लिमिटेशन है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम की। समझ में आ गई बात?
अब ये मिनिमम सिस्टम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर एक एक नंबर पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है आजकल, तो इसलिए जो मैंने आपको पूरा मैकेनिज्म समझाया है इसको माइंड में रखो। अब मैंने देखो यही बात ऊपर लिखी है यहाँ पे, तो ऊपर देखो मैंने लिखा है सेंट्रल बैंक है सोल अथॉरिटी, सोल मतलब अकेली अथॉरिटी, किसके पास, आरबीआई के पास है, किस चीज की, टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी, करेंसी का मतलब पेपर नोट्स, कॉइन्स की बात की जाती है। करेंसी इज इशूड इन द इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम टू इशू करेंसी वर्थ 200 million, a reserve of gold, foreign currency and government securities and bonds required, out of which 1.5 million must be of gold। 115 से क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। एक बात और एड ऑन करके इसके ऊपर भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, क्या 1 रुपी इशू करने की अथॉरिटी आरबीआई के पास नहीं, ठीक है, किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। कौन सी मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ये बात ध्यान रखना। तो 1 रुपी आरबीआई इशू नहीं करता, ठीक है। रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय आरबीआई। पहले मुझे डिनोमिनेशंस बताओ, इस टाइम कौन कौन सी डिनोमिनेशंस अवेलेबल है, बताओ भाई। 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 5 अवेलेबल है, 10, अरे बोलोगे, डिनोमिनेशन का मतलब किस किस चीज की करेंसी अवेलेबल है हमारे पास, 20 का है, हाँ उसके बाद, ठीक है, उसके बाद 100, हाँ उसके बाद 200, वेरी गुड, 200, फिर 500, 1000 लिखूं नहीं लिखूं, नहीं, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो किसके 1000 के बाद सीधा 2000 2000, 2000, मतलब आगे बाद एक टाइम पे हमारा 10,000 का भी नोट हो गया था ना, बता आप लोगों को 10,000 रुपए का भी नोट थे टाइम पे, अब नहीं है। सुनो भाई, तो अब ये डिनोमिनेशंस अवेलेबल है, इन डिनोमिनेशंस में से मुझे बताओ भाई, अगर बात करें तो सिर्फ कौन सी डिनोमिनेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है अथॉरिटी, 1 की, ये दिख रहा है 1, 1 रुपीज इशूड बाय व्हाट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशंस, रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशन दिख रहे हैं सब ये, रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय आरबीआई, तो आरबीआई इशू करता है। और इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ये जानना नहीं है बट फिर भी बता रहा हूं, उसको बोलते हैं मैनेज्ड करेंसी सिस्टम, ठीक है। बट आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए, 1 रुपी ऑन इशू करता है आरबीआई, इशू नहीं करता, 1 रुपी इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द डिनोमिनेशंस आर इशूड बाय आरबीआई। क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर है। सर, अगर ₹5 का कॉइन कौन इशू करेगा? कॉइन तो बेटा सब, ये सिर्फ करेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, कॉइन तो सारे गवर्नमेंट इशू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कॉइनेज एक्ट अलग है, सारे के सारे कॉइन्स गवर्नमेंट इशू, ठीक है। ये बताते स्टार्टिंग, क्लियर है भाई, ये हम करेंसी की बात कर रहे थे, आगे चले, अरे बोलते ही तो नहीं है। हाँ जी भैया। सेकंड फंक्शन बताओ। Banker to the government. बैंकर टू दी, आप लोग नोट्स बना रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, notes, Notes बना रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ तक पॉसिबल होगा लिखवाता रहूंगा, जब जैसे लगेगा सिलेबस अगर कोई ये हो रहा है, वैसे तो नोट्स में देता रहूंगा, प्रिंटेड नोट्स में दे दूंगा, ठीक है, सेंड भी कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अदरवाइज आप लिखते भी रहो, अपनी नोट्स भी लिखिए। सेंट्रल बैंक acts as banker to the government as follows, as follows. As follows. The central bank sets
accept deposits on behalf of central government, on behalf of central government. So I look at central bank lends money to state government, to state government on behalf of central government. So central bank controls supply of money to its to, to its monetary policy, to its monetary policy, in the economy, on behalf of central government, central government. उसके बाद देखो central bank advises government on monetary conditions, of the economy, on behalf of central government. Therefore, it is also known as bankers advisory regulator. Bankers advisory regulator. सुनिए मैं 4 पॉइंट लिखवाया था, ढंग से सुनना। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या है बेटा? बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि जो हमारी सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, ये सरकार के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर एक्ट करती है। ठीक है, पहले आप मुझे बताओ, हम लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बैंकर कौन है? पब्लिक के लिए बैंकर कौन है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। वेरी गुड। कौन? कमर्शियल बैंक, है ना। तो सरकार के लिए बैंकर कौन है? सरकार के लिए बैंकर, हमारी गवर्नमेंट के लिए बैंकर कमर्शियल बैंक नहीं है, उनके लिए बैंकर है आरबीआई। अब हमें ये इस फंक्शन के अंदर हमें ये शो करना पड़ता है कि जो आरबीआई है वो सरकार के लिए क्या क्या काम कर रही है। ठीक है ना। तो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ तो मैंने लिखा है सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एज फॉलोज। पहला पॉइंट क्या है? सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करती है, पहली बात क्या, डिपॉजिट्स को। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ऐसी आरबीआई, ठीक है ना, किसके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट। ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देती है कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे दो, ठीक है, उधार पे, ठीक है, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा उधार पे दे दो।
बात समझ रहे हो? ठीक है। अच्छा आप सोच सकते हो सर ये मना भी तो कर सकता है कि आरबीआई मना करता है, आरबीआई तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। बेटा मना कर सकता है, बट आपको पता है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी मिल रही है, लोन में कभी कभी गारंटी देनी पड़ती है, ठीक है ना, और गारंटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो बेटा कोई भी लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है ना। लोन देने के भी आपको पता है तरीके होते हैं, या तो आप एसेट्स को गिरवी रखवाओ, मॉर्गेज करवाओ, सिक्योरिटी, ठीक है, या आप गारंटी के अगेंस्ट लोन लो। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप गारंटी के अगेंस्ट लोन ले रहे हो और ऊपर से गारंटी किसकी मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो कोई भी लोन दे रहा है तो आरबीआई डिनाई नहीं करती। किसकी गारंटी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा वापस नहीं करा तो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो यानी मैं बोल रहा हूँ बेटा, सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट को पैसा उधार पे देती है, किसके भी यहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ, ठीक है। और क्या काम करती है बेटा? सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करती है। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी, जल्दी बताओ फास्ट। देखो ये लिखा है सप्लाई ऑफ मनी। व्हाट इज सप्लाई ऑफ मनी? अभी पढ़ा के आया हूँ। Volume of money available in the economy, which is held by held by general public. for a period of time. which is measured at a particular point of time। इसको measure करते हैं at a particular point of time। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो बेटा सेंट्रल बैंक की अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। हम लोगों के पास कितना पैसा आएगा ये कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। तो सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल कैसे करता है वो हमारा आगे का टॉपिक है, मैं बताऊंगा। उसकी पूरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ठीक है, तो बताऊंगा। तो आप बोल रहे हो सर ये सरकार ही कैसे मदद कर रहा है? बेटा ये काम सरकार का था, सप्लाई ऑफ मनी कंट्रोल करना इकोनॉमी के अंदर, बट किसने कंट्रोल करी? सेंट्रल बैंक ने कंट्रोल करी सप्लाई ऑफ मनी इकोनॉमी के अंदर। महंगाई, मंदी, ठीक है ना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब आ जाती है, ठीक है, सरकार का काम है कंट्रोल करना। और उस टाइम आरबीआई एक्टिव रोल अपना प्ले करता है सरकार के बिहाफ पे, और सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू क्या कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर? इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। पढ़ाऊंगा ये टॉपिक, अभी बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे आएगा अलग से बता। मैंने यहाँ पे छोटे सा बस एक पॉइंट डलवाया है यहाँ पे ताकि मैं बता पाऊँ आपको कि आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या क्या काम कर रहा है। तो सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है सप्लाई ऑफ मनी को, किसके थ्रू? अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इकोनॉमी में, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ, ठीक है। उसके बाद अगर एक छोटी सी बात और लास्ट में लिखी है मैंने, जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बेटा सरकार को एडवाइस भी करता है। क्या करता है सरकार को? एडवाइस किस चीज पे? बेटा कंट्री की बहुत सारी मॉनेटरी कंडीशंस हैं, ठीक है ना, उसके अंदर कमिटीज बनाई जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है तो हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब है, तो इस टाइम बेटा आरबीआई के सजेशन लिए जाते हैं। आरबीआई के जो पर्सोनल है उनको बुलाया जाता है, उनके सजेशन लिए जाते हैं इकोनॉमी के अंदर क्या करें। तो पता है आरबीआई का एक रोल और है, बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर, इसको बोलते हैं बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर। सरकार को मॉनेटरी कंडीशंस पे एडवाइस देता रहता है टाइम टू टाइम, ये भी आरबीआई का एक काम है। जो किसके लिए कर रहा है? वो सरकार के लिए, तो उसको बोलते हैं बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर, ठीक है। 4 पॉइंट बताए मैंने आपको, ठीक है। पहला, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेंड करता है मनी किसको? स्टेट गवर्नमेंट को, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। क्या कंट्रोल करता है? सप्लाई ऑफ मनी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, ठीक है, किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। और सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है किस पे? मॉनेटरी कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैंकर्स एडवाइजरी रेगुलेटर। समझ में आई बात? सुन रहे हो आप लोग? नहीं सुन रहे? हाँ भैया। कल पता क्या था? बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक। इतना टाइम नहीं लिख पाऊँ, सुनो मेरी बात ढंग से। मुझे बताओ टाइम थोड़ा फिक्स करें या ऐसे फ्लेक्सिबल रखो? देखो 2 ही टाइम ही है हमारे पास, एक ये वाला और एक शाम वाला, ठीक है ना। 2 ही स्लॉट है हम लोगों के पास। तो अपने स्पीकर ऑन कर लो जरा, माइक सॉरी। चलिए टाइमिंग के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ भाई, एक तो हमारे पास ये वाला टाइमिंग है और एक शाम वाला। ये इन दोनों टाइमिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि टाइमिंग्स अगर नहीं चेंज, भैया। हाँ टाइमिंग्स अगर चेंज होंगी, क्योंकि मेरे पास इशू आया है तो टाइमिंग्स को लेके, ठीक है ना। तो टाइमिंग्स अगर चेंज होंगी तो यही रहेंगी, लाइक या तो 1 बजे या वही रात वाली, दोनों कंफर्टेबल टाइमिंग है।
किसी को इशू है तो अभी मेरे से डिस्कस कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नहीं है ना इशू, क्योंकि मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा टाइमिंग पे। या तो टाइमिंग यही रहा करेगी या शाम की रहा करेगी, इसके बीच में आपको जो करना है वो कर लो, ठीक है? चलो ठीक है भैया। हाँ। मुझे बताओ आज हमने क्या स्टार्ट करा है? आज हमने सेंट्रल बैंक स्टार्ट करा है ना। अब सेंट्रल बैंक की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन सी अथॉरिटी है? इट इज एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स, गाइड्स एंड रेगुलेट्स। हाँ, एपेक्स का मतलब क्या है? अलोन, जो टॉप अथॉरिटी पे Alone. बैठा है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है ना। तो इट इज एन एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन व्हिच कंट्रोल्स, गाइड्स एंड रेगुलेट्स अदर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। इंडिया में क्या नाम है इसका? आरबीआई। यूएसए में क्या नाम है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। चाइना में क्या नाम है? रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना। तो नाम अलग है, काम वही सेम है। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगर बात करें तो फंक्शंस क्या है बेटा? फंक्शन मैंने आपको लिस्ट बताई। इशूइंग करेंसी फंक्शन, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्लियरिंग हाउस फंक्शन और क्रेडिट कंट्रोल। सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसमें कोई भी नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है? सुन रहे हो? आगे चले। जी भैया। उसके बाद हम पहले किस पे आ गए? इशूइंग करेंसी पे। इशूइंग करेंसी के हमने अंदर देखा सेंट्रल बैंक के पास क्या है? सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द इकोनॉमी, ठीक है। करेंसी कैसे इशू होती है? ऑन द बेसिस